चंदौली के लोग उनको ठीक से याद नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल समीकरण, राजनीतिक समीकरण ने चीजों को थोड़ा सा सब चीजों से दूर रखा। उनको जो पुरस्कार देना चाहिए चंदौली के लोगों को, जो बाहर जाकर के रह करके वहां पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ाने का काम किया, हमने उनको वो पुरस्कार नहीं दिया। चंदौली कोई जनपद नहीं था, चंदौली पहले एक तहसील थी जो कि वाराणसी का एक हिस्सा था। हम वाराणसी जिले से थे। हम लोग जब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो जिला वाराणसी ही था। चंदौली ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि पिछड़ा है। पिछड़ा कोई होता नहीं है। पिछड़ा तो जाति में भी होता है, वर्ग में भी होता है। पिछड़ा होता क्या है? पिछड़ा की परिभाषा क्या है? विकास के पैमाने पर आप चंदौली को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, विकास के अगर पैमाने की बात करेंगे तो चंदौली जनपद में दीनदयाल उपाध्याय नगर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। देखिए, चंदौली में लोकल फॉर वोकल की समस्या रही है। हमने लोकल लीडरशिप पैदा नहीं की, हमने बाहर के लोगों को स्वीकार किया। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अगर कोई मुझसे अगर ये पूछे कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव क्यों हार गए, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के जो चुनाव हारने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, जब चुनाव आता है तो केवल वोट बैंक की बात होती है कि इतने यादव वोटर हैं, इतने ब्राह्मण वोटर हैं, इतने क्षत्रिय वोटर हैं, इतने ये वोटर हैं, तो वोट की बात होती है। कभी वोट के अलावा इस विषय पर बात होती है कि आज से 25 साल पहले लोग अपनी पत्नियों को नौकरी नहीं करवाना चाहते थे। आज घर का एक हर सदस्य को अगर अपना परिवार चलाना है तो हर सदस्य को कमाना पड़ेगा, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इस जनपद में विकास पर बहुत ज्यादा वर्क किया, लेकिन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी कि वो सामाजिक समस्याओं को लेकर के संघर्ष करें। दो भाइयों का विवाद था तो पार्टी कार्यकर्ता जाकर उसको हल कराते, लेकिन समस्या क्या आई कि पार्टी के कार्यकर्ता किसी एक पक्ष की कोई और पैरवी कर रहा है, किसी एक पक्ष की और पैरवी कर रहा है। आपस में लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति ये हो गई कि ना कोई उनको वीडियो उनकी सुनता है, ना कोई इंस्पेक्टर सुनता है, ना कोई एसडीएम साहब सुनते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, किसी कोई नई चौकी इंचार्ज अगर आते हैं तो वहां लोग माला लेके पहुंच जाते हैं, और ये भी एक न्यूज बनती है कि इनका स्वागत किया गया। आज से 20 साल पहले ऐसा होता था क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और इस समय हमारे कार्यालय में चंदौली जनपद के चर्चित चेहरे कवि शैलेंद्र जी, पेशे से अधिवक्ता और समाज सेवी, और कहा जाए तो आम जनमानस की आवाज, आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपके साथ चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि चंदौली जनपद की आम आवाज उठाते उठाते आज कवि भैया हर किसी के दिल में समाहित हैं। हमेशा टूटी हुई आवाज को बुलंद करने का काम आपके द्वारा किया गया है। इसके लिए हम लोग पहले आपको सादर नमस्कार करते हैं, और आपने अपने जीवन के बेशकीमती समय में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, ये हम लोगों का सौभाग्य है। हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है भैया कि चंदौली जनपद को अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग ये जब जाते हैं तो कुछ लोगों के जुबान से भी ये सुनने को मिलता है और कुछ जनप्रतिनिधियों के जुबान से भी ये सुनने को मिलता है कि चंदौली पिछड़े जनपद में आता है। ऐसा क्यों? देखिए, विषय को समझिए। चंदौली कोई जनपद नहीं था, चंदौली पहले एक तहसील थी जो कि वाराणसी का एक हिस्सा था। हम वाराणसी जिले से थे। हम लोग जब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो जिला वाराणसी ही था। जब हम लोगों ने चंदौली से बनारस जाके नाम लिखवाया तो फिर हम लोग को माइग्रेशन लेना पड़ा, यहाँ से एनओसी लेनी पड़ी। तो ये 97 की बात थी। 2 बार इसको पलटा गया, 95 घोषणा हुई कि चंदौली जनपद बनेगा, ये बनारस जनपद है। हम लोगों ने कभी भी इसको अपने को काशी का हिस्सा ही माना। तो अगर आप ये कहते हैं कि चंदौली पिछड़ा है तो मैं मानता हूँ तो फिर बनारस को भी पिछड़ा कहना चाहिए, कोई दूरी तो है नहीं। अगर आप रोहनिया विधानसभा में चले जाइए तो रोहनिया विधानसभा में क्लियर नहीं हो पाता है कि बनारस क्या है, चंदौली क्या है। पूरी नियमताबाद ब्लॉक बनारस की सीमाओं को छूती है। पड़ाव पे आप चले जाएंगे, वही संस्कृति है। लोग नदी से उस पार जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, फिर घरों को लौटते हैं। कभी कोई अंतर ही नहीं रहा। रही चंदौली के पिछड़ापन होने की बात, तो जब नक्सलाइट्स एरिया नौगढ़ का जो क्षेत्र घोषित हुआ करता था और इस तरह की हरकतें जब हुआ करती थी नक्सल के द्वारा, और चकिया का जो क्षेत्र था, नौगढ़ का जो क्षेत्र था, वो थोड़ा सा दूर स्थिति में था। तो ऐसी परिस्थितियों में धीरे धीरे चंदौली के रोडों का विकास हुआ, धीरे धीरे नक्सल समाप्त हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता है कि चंदौली ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि पिछड़ा है। पिछड़ा कोई होता नहीं है। पिछड़ा तो जाति में भी होता है, वर्ग में भी होता है। पिछड़ा होता क्या है? पिछड़ा की परिभाषा क्या है? विकास
के पैमाने पर आप चंदौली को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, विकास के अगर पैमाने की बात करेंगे तो चंदौली जनपद में दीनदयाल उपाध्याय नगर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, सबसे ज्यादा रेलवे की नौकरियां अगर मिलती हैं तो मुगल्स रहमत फैक्ट्री, जिसका नाम मुगल्स रहता है, दीनदयाल उपाध्याय एशिया का जंक्शन भी बोला जाता है, जंक्शन बोला जाता है, जहाँ से पूरे भारत में आप कहीं नहीं जा सकते। चंदौली की बात करेंगे, धान की जितनी किस्में यहाँ पर बोई जाती हैं और जितनी किसानी की जाती है उतना मुझे लगता है कि कहीं नहीं की जाती है किसानी के क्षेत्र में। और आपको मैं एक बात बता दूं, चंदौली जनपद के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितना क्षेत्र में उन्होंने काम किया, आप किसी भी उठा के देख लीजिए, हिंतर गांव है, आप रामगढ़ गांव उठा के देख लीजिए, सदलपुरा गांव उठा करके देख लीजिए, कितने पढ़े। मैं अपने गांव की धरारा की बात कर रहा हूँ। मेरे बड़े वाले बाबा IIT कानपुर में प्रोफेसर थे, 400 पुस्तकें लिखे हुए हैं। मेरे घर में 2 कृषि वैज्ञानिक हैं। और मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो लोग बाहर चले गए वो चले गए। उस तरीके से यहाँ की जो पीढ़ी थी वो बाहर जाकर के बस गई, और जहां वो बसी वो उसी के नाम से जाने लगी। चंदौली के लोग उनको ठीक से याद नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल समीकरण, राजनीतिक समीकरण ने चीजों को थोड़ा सा सब चीजों से दूर रखा। उनको जो पुरस्कार देना चाहिए चंदौली के लोगों को, जो बाहर जाकर के रह करके वहां पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ाने का काम किया, हमने उनको वो पुरस्कार नहीं दिया। इसलिए ये सारी चीजें आती हैं। मेरे गांव में मैं बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 प्लेयर हैं, तो उनको पदक मिलता है। जब भी चंदौली महोत्सव होता था तो उनके यहाँ से सम्मान दिया जाता था धरारा के नाम पे। तो कहीं ना कहीं से मेरा मानना है, और मेरे गांव में श्याम बिहारी सिंह थे, पूरी जिला पंचायत के अध्यक्ष बनारस के रहने वाले श्याम बिहारी सिंह हमारे धरारा ग्राम सभा के थे, यही अब उनका परिवार रहता है। तो आप अगर राजनीतिक हस्तियों की बात करें, सामाजिक हस्तियों की, किसी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर पैदा हुई हैं। अब बाबा कीनाराम, आध्यात्मिक क्षेत्र की आप बात करेंगे तो देखिए, मुख्यमंत्री जी के योगदान से बाबा कीनाराम के कई हर 2 साल पर खुद मुख्यमंत्री जी चले आते हैं रामगढ़ में। अब रोडें देखिए आप, कितना विकसित, वहां कितना बड़ा हॉल बन रहा है। तो चंदौली को ये कहना कि आपके मत पूछा है, जैसे आपने कहा कि हमारे चंदौली के ऐसे लोग निकले, ऐसी विभूतियां निकली जिन्होंने देश स्तर नहीं बल्कि विश्व स्तर पे भी लोगों ने अपनी छाप छोड़ी। फिर भी आज चंदौली की स्थिति अगर देखी जाए तो लोग कहीं न कहीं दूभर ही नजर आती है। देखिए, चंदौली में लोकल फॉर वोकल की समस्या रही है। हमने लोकल लीडरशिप पैदा नहीं की, हमने बाहर के लोगों को स्वीकार किया। मोदी जी का नारा था कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल फॉर वोकल किस में होना चाहिए? केवल प्रोडक्ट्स में नहीं है, लीडरशिप। हम लोगों को जो लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए थी, वो लीडरशिप उतनी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। और जो वास्तविक नेता थे चंदौली के मूल से, वो चंदौली में रह करके वो जो वौसा परिवर्तन करना चाहिए था, उनका परिवर्तन हो गया, उनके मानसिकता का परिवर्तन हो गया, लेकिन वौसा परिवर्तन नहीं हो पाया। तो छोटे छोटे असेसमेंट्स में जो लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए थी यहाँ के नेताओं को, जैसे मैं आपको खुदा उदाहरण दे रहा हूँ, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अगर कोई मुझसे अगर ये पूछे कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव क्यों हार गए, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के जो चुनाव हारने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो एक छात्र नेता थे, छात्र संघ के महामंत्री थे, और वो सैदपुर के विधायक रहे। उसके पहले वो पंचायत राज के मंत्री रहे और वो छात्र संघ के भी महामंत्री रहे। उन्होंने चंदौली जनपद के सारे छात्र नेताओं को बुला करके कभी इस सिस्टम पे वर्क नहीं किया, एक अलग टीम डेवलप नहीं की। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जब चुनाव आता है तो केवल वोट बैंक की बात होती है कि इतने यादव वोटर हैं, इतने ब्राह्मण वोटर हैं, इतने क्षत्रिय वोटर हैं, इतने ये वोटर हैं, केवल वोट की बात होती है। कभी वोट के अलावा इस विषय पर बात होती है कि विधायक सुशील सिंह यहाँ 2012 में निर्दलीय चुनाव जीत गए। आप देखिए, समाजवादी पार्टी की लहर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रभुनारायण यादव को निर्दल किसने हराया? सुशील सिंह ने हराया। मनोज सिंह डब्लू को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2012 में राधे मोहन सिंह चुनाव लड़े, 21,000 वोट पाए, और मनोज सिंह डब्लू 2100 या 1500-1700 या 2000 वोटों से विजय सिंह को उन्होंने चुनाव हरा दिया सैदराजा विधानसभा से। तो चंदौली जनपद में जो 2 सीटें, कितनी लहर थी समाजवादी पार्टी की, चंदौली जनपद में तब समाजवादी पार्टी दोनों सीटें हार गई, सकलडीहा और सैदराजा, और दोनों निर्दल व्यक्ति चुनाव जीते। और आप दोनों निर्दल जो उस समय चुनाव जीते, वो सैदराजा में 2 बार से आपस में लड़ रहे हैं आमने सामने, जो इस जनपद का एक विषय बना रहता है। तो आप पॉलिटिक्स देखिए, तो विधायक जी चुनाव जीत गए। क्यों जीत गए? उसके पीछे कारण था। निर्दल कैसे जीत गए? मनोज सिंह डब्लू के पास भी अपनी निजी टीम थी, सुशील सिंह के पास भी अपनी निजी टीम थी। तो आपको राजनीति में दलों के साथ साथ अपने लोग भी डेवलप करने होंगे। अगर आप अपने लोग डेवलप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप राजनीति में सफल नहीं होंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया,
उन्होंने कभी ये उनको मौका भी नहीं मिल पाया, इतना बड़ा चेहरा थे कि उनको ये मौका नहीं मिल पाया। अगर वो अपनी टीम डेवलप किए होते तो सही गलत बताने वाला, उनको मिसगाइड भी किया गया बहुत जगहों पर, अगर मैं खुल के कह रहा हूं। और इतना बड़ा नेता चंदौली के लिए सौभाग्य था कि वो इस बार सांसद हो गए होते। तो जो अभी आपने कहा पिछड़ा, ये शब्द तो मुझे लगता है कि टॉप 10 अगर संसदीय क्षेत्र अगर कोई रहता, अगर इस बार वो चुनाव जीत गए होते तो चंदौली लोकसभा ही रहती। इतना वर्क उन्होंने फीडबैक बना करके अगले प्रोजेक्ट के लिए काम किया। और कहीं ना कहीं ये भी सुनने को में आता है कि पांडे जी को हराने के पीछे जो है कि आप एक अधिवक्ता हैं, पूरे वाराणसी से लेकर के पूर्वांचल में भी हो रहा है कि आप एक अधिवक्ता हैं और आपका दायरा कोर्ट तक था। कोर्ट में आप पीड़ितों वंचितों की आप लड़ाई लड़े, लेकिन आपने एक युवा संघर्ष मोर्चा के नाम से एक संगठन जो है कि खोला और उसके तहत आप अब फील्ड में भी उनकी आवाज बुलंद करने के लिए जाते हैं। ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको ऐसे संगठन बनाने की जरूरत पड़ी और कोर्ट से बाहर भी आप निकल करके नेतृत्व करना शुरू? देखिए, लॉ पास करने के पहले ही हम लोगों ने छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बनाया था। छात्र संघ का चुनाव रुका, छात्र संघ का चुनाव जब रुका तभी उन्होंने छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बनाया। जब मैं चंदौली जनपद प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया 2015 से, तब हम लोगों ने इस पे छात्र सब लगा करके मैंने युवा संघर्ष मोर्चा गठन करके गांव के भ्रष्टाचार पर वर्क करना शुरू किया कि गांव में बहुत सारे जो पैसे आते हैं वो खा जाते हैं। गलियों में साथ भ्रष्टाचार होता है, गली को एक ही गली को 3-3 बार पैसा पास कराया जाता है। मनरेगा तो होता ही नहीं है, घास छिल करके लाखों रुपए उठा लिए जाते हैं। और आप देख लीजिए जितना भ्रष्टाचार अगर आप कहीं भी किसी भी गांव का उठा के देख लीजिए। जब हमने इस पर लड़ाई शुरू की तो धीरे धीरे हमारे दुश्मनों की संख्या काफी पर्याप्त मात्रा में हुई। और मेरे साथ जो भी चीजें घटी, इसमें पंचायत के लोगों का खूब पैसा भी इकट्ठा होकर के हमको फंसाने के लिए इस पर काम भी किया गया। तो उस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। और शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है कि जो देश के परिवारों को बांट रहा है। आज से 25 साल पहले लोग अपनी पत्नियों को नौकरी नहीं करवाना चाहते थे। आज घर का एक हर सदस्य को अगर अपना परिवार चलाना है तो हर सदस्य को कमाना पड़ेगा। जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, आज लोग अपनी पत्नियों को नौकरी करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन महंगी है। सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, 1-1 लाख रुपए का एक शिक्षक रख रही है, 10-10 शिक्षक एक प्राइमरी स्कूल में है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने बच्चों को जो 4,000-3,000 पाता है प्राइवेट स्कूलों में, तनख्वाह पाती है 5,000-7,000, जो भी महिलाएं या पुरुष, वहां पर अपने बच्चे को भेजना है। उनको सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं है। जो शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं उस व्यवस्था पर हमको भरोसा नहीं है। मैं तहसील की भी प्रैक्टिस करता था। तहसीलों में एप्लीकेशन दे दीजिए, केवल प्रार्थना पत्र का निस्तारण होता है, समस्या का निस्तारण नहीं होता है। थानों पर लोग नहीं जाते हैं, थानों पर लोगों को डर लगता है। जब तक किसी एक व्यक्ति को पढ़ के लेकर के न जाए तो थाने पर उसकी सुनवाई ना हो। एप्लीकेशन आप दीजिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, पुलिस दोनों लोगों पर एहसास कर देगी। 6 महीना तक आप दौड़ते रहिए, वकील को फीस देते रहिए। किसी चीज की क्लियरिटी नहीं है। न्याय कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, समाधान पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब न्याय किसी व्यक्ति को मिलता है तो एक पक्ष नाराज होता है, एक पक्ष खुश होता है। लेकिन समाधान होता है तो दोनों पक्ष समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो सामाजिक समस्याओं को लेकर के कोई नेता वर्क नहीं कर रहा है। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने इस जनपद में विकास पर बहुत ज्यादा वर्क किया, लेकिन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी कि वो सामाजिक समस्याओं को लेकर के संघर्ष करें। 2 भाइयों का विवाद था तो पार्टी कार्यकर्ता जाकर उसको हल कराते। लेकिन समस्या क्या आई कि पार्टी के कार्यकर्ता किसी एक पक्ष की कोई और पैरवी कर रहा है, किसी एक पक्ष की और पैरवी कर रहा है। आपस में लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति ये हो गई कि ना कोई उनको वीडियो उनकी सुनता है, ना कोई इंस्पेक्टर सुनता है, ना कोई एसडीएम साहब सुनते हैं। कारण क्योंकि वो एक दूसरे की केवल बुराई करते हैं, केवल इसी अपने निजी ईगो की वजह से। जो वास्तविक कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको बता दूं साफ साफ, जो लोग मजाक लेते थे हमारे पुराने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, वो अब हेडलाइन में आगे बैठे हुए हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो वास्तविक कार्यकर्ता था बीजेपी का, वो घर में जाकर के बैठा हुआ है। पूरी की पूरा का जो तंत्र होना चाहिए दलों का, वो पूरी तरह से एकदम टूट सा गया है। जो अंदर का जो एक आत्मविश्वास था वो समाप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं से जब किसी भी दल का कार्यकर्ता अगर मजबूती के साथ समाज में काम करता है, तो आपको मैं बता दूं कि थाना भी ठीक तरीके से काम करता है, तहसीलें भी काम करती हैं। वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, हर दल का कार्यकर्ता टूट गया है। समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो भाजपा के लोगों से जो एंट्री मार चुके हैं, जो स्थापित हो गए हैं भाजपा में, सपा के लोग उनके पीछे लग करके काम कर रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं पे ही बात कर रहे हैं जी, जबकि हर पार्टी अब अपने स्लोगन में ये बोलना शुरू कर दिया है कि कार्यकर्ता ही जो है कि हमारी रीढ़ है।
देश के सीएम से लेकर के गृह मंत्री तक के जो जब वो फील्ड में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो हम उन कार्यकर्ताओं को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की वो अपने ऋण मानते हैं और वही उनका जो है कि कर्णधार होते हैं। और आप आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता जो लीगल कार्यकर्ता थे वो घरों में बैठे। मैं दलों के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, मैं भाजपा कार्यकर्ता की नहीं। इस समय भाजपा की सरकार है, इसलिए मैंने उदाहरण भाजपा कार्यकर्ताओं का दिया जो वर्तमान स्थिति चल रही है। क्या लगता है आपको कि जो कार्यकर्ताओं में जो इस तरीके का विघटन देखने को मिल रहा है, 27 में उसका दंश झेलने को मिल सकता है? इसके पीछे जो लोकल लीडरशिप है वो कमजोर हुई है। जो लीडरशिप होनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं को बैठा करके आपस में समन्वय बैठा सके, उस समन्वय का निचले स्तर पे अभाव है। उसका जो सबसे प्रमुख कारण है, इसी पर एक बड़े नेता हो या बीच के नेता हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए। वो लीडरशिप डेवलप हुई नहीं है, केवल गुटबाजी का शिकार दल होते चले आए हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, तो समाजवादी पार्टी अगर विपक्ष में है तो वो भी ठीक से काम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं करा पा रही है, समाज के लिए? उसके पीछे कारण है कि उनके यहां भी वही स्थिति है। उनके भी बड़े नेताजी जो वास्तव में जीते हुए हैं, उन्हीं की पूछ है जो पूछने लायक है। नीचे के कार्यकर्ताओं को वहां पर भी नहीं पूछा जा रहा है। ये एक प्रचलन है, ये एक संस्कार में आ गया है। ये मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। ये चीजें जो डेवलप हुई हैं, इस पर लोगों का नियंत्रण नहीं है। ये नियंत्रण के बाहर होती चली जा रही है, और जैसे जैसे कार्यकर्ता नियंत्रण के बाहर होते चले जा रहे हैं, उसके पीछे अब हम देखिए, आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, किसी कोई नई चौकी इंचार्ज अगर आते हैं तो वहां लोग माला लेके पहुंच जाते हैं। और ये भी एक न्यूज बनती है कि इनका स्वागत किया गया। आज से 20 साल पहले ऐसा होता था क्या? आखिर ऐसा प्रचलन करने, इस तरीके का दिखावा करने का कारण से क्या होता है? कारण ये है कि हर एक छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही है। बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। पैसा महत्वपूर्ण हो गया है हर एक व्यक्ति के लिए। कारण एजुकेशन और स्वास्थ्य। हर एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी तनख्वाह से संतुष्ट नहीं है, वो ज्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, क्योंकि पारिवारिक समाजवाद समाप्त हो गया है। समाजवाद कोई पार्टी नहीं है, समाजवाद एक परिकल्पना है। और सामाजिक परिवार में समाजवाद क्या होता है कि अगर 3 भाई अगर घर में हैं या 2 भाई घर में हैं, अगर एक नौकरी में है और एक बेरोजगार है, तो दोनों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, एक जैसा भोजन करें, एक जैसा जो है कपड़ा पहने, वो असली समाज का जो मूल है वो ये है। ये चीजें जो हटी तो धीरे धीरे क्या है, जो लोग कमा रहे हैं उनकी पत्नी आएगी शादी करने के बाद, बोलेगी चलिए एक जैसा घर खरीदिए। वो अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी को ले जाकर के बाहर बसा लेंगे। पारिवारिक संस्थाएं कमजोर होंगी। एक भाई का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, एक का प्राइवेट में पढ़ेगा। वो जब घरों पे आएंगे तो उनका विघटन होगा आपस में। इस देश में जातिवाद की बात होती है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, भगवान, अभी जो यूजीसी की बात आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की चर्चा देश के 75 साल के बाद होती है। मुझे खुद शर्म आती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग भारत में पैदा हुए हैं। ये देश राम और कृष्ण का देश रहा है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे। सुदामा क्या थे? ब्राह्मण कुल में गरीब पैदा हुए थे। आप कहीं भी स्लोगन उठा के देख लीजिए, एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मणों के साथ गरीब शब्द आता है कि नहीं आता है? कोई भी ऐसी कविता आप उठा कर पढ़िए जिसमें ब्राह्मण के साथ गरीब उसका कामान आता है, क्योंकि ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए बना है। एक ब्राह्मण मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्ति भिक्षा मांगता है तो 1916 में बीएचयू बनाता है। तो क्या वो ब्राह्मणों को पढ़ने के लिए बना है? कि हर दल के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग वहां पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस समय जो आप ये बातें कह रहे हैं, जो यूजीसी आया हुआ है, इस यूजीसी पे के आने के बाद से तमाम प्रकार की जो विरोध आ रहे हैं। अच्छा, आपको ये बात पता है कि ये विरोध शुरू क्यों हुआ? यूजीसी बिल आ जाता, ये विरोध शुरू ही नहीं होता। दिल्ली के एक विद्यालय में जैसे यूजीसी बिल लागू हुआ, एक लड़के ने जाके प्रपोज किया। बात आप समझिए, बात जातिगत नहीं है। इसी टेक्निकल बात लोग बताते ही नहीं है। वहां पे जब विरोध इस बात का शुरू हुआ तो ये उस लड़की को उसने प्रपोज किया, उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। वो लड़की सवर्ण जाति की लड़की थी। उस लड़की के खिलाफ उसने कंप्लेन कर दिया कि इस लड़की ने मेरे ऊपर जातिगत भेदभाव टिप्पणी की है। उसके घर के लोग जो लड़की वाले थे, लगा कि इसको इनको निष्कासन हो जाएगा उस नए कानून में। तब जाकर के ये मामला बहुत भवंडर पकड़ा। 19 जनवरी को, 13 जनवरी को ये कानून पास हुआ। 19 जनवरी की ये घटना है। 20 जनवरी के बाद तब जाकर के इस देश में इस विषय को लेकर के आग लगी, जब सवर्ण समाज के लोगों को लगा कि उनकी लड़कियों के साथ ये चीज होने लगेगी। हमको एक बात बताइए, आप, दहेज प्रथा का दुरुपयोग नहीं होता है? दहेज कौन किससे मांगता है? गांव में कोई भी शरीफ लड़का अगर है, उसकी पत्नी आई, कोई छोटा सा विवाद हुआ, पत्नी ने आत्महत्या कर ली, तो नैहर के लोग कौन सा मुकदमा लिखवाते हैं कि हमारी बेटी से दहेज मांग रहा था। शादी के 10 साल बाद भी दहेज मांग रहा था। शादी के 5 साल के बाद 2-2 4 बच्चे हो गए, दहेज मांग रहा है अपनी पत्नी से।
लेकिन उसके बावजूद भी पूरा गांव इस बात को जानता है कि लड़का नाजायज जेल जा रहा है, लेकिन कोई इसका विरोध करता है। वो तो एक ही जाति का विषय है। तो कानून का दुरुपयोग एक मेंटल विषय है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो कानून का विरोध दुरुपयोग तो ST SC में भी होता है। अगर कोई ST SC का व्यक्ति किसी OBC के ऊपर मुकदमा लिखवा दे तो वहां पर OBC वाला चिल्लाता है, तो फिर OBC के नेता क्या करेंगे? बात यहां दुरुपयोग की है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको दबाना चाहते हैं। मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। अब मेरे परदादा जब कर्मकांड करते थे तो अंगना में जो 17 प्रकार की जातियां होती थी, सबके लिए साड़ी और पैसे की व्यवस्था उस पक्ष से मंगवाते थे, उस पक्ष का ब्राह्मण इस पक्ष से मंगवाता था। तो समाज का संतुलन बनाने का काम तो ब्राह्मण करता था। तो अब देख लीजिए, वो पान देने वाला हो या नाई समाज का हो, जो लोग का हक हिस्सा बनता था, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, उसमें हर जाति के बारे में ब्राह्मण सोचता था। लेकिन ये बात कहां से आ गई? कवि जी, अब किसी UGC को लेकर के एक पक्ष है जो UGC के समर्थन की बात कर रहा है और एक पक्ष अब उसकी विरोध की बात कर रहा है। यूनिवर्सिटियों में जब कोई अगर ब्राह्मण वर्ग का पत्रकार अगर जा रहा है वहां पे सवाल पूछने के लिए, जिस तरीके के प्रोटेस्ट लोग वहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी जाति पूछ करके ये कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण है, इस वजह से इस जो है सिर्फ हमारे ये बारे में बात नहीं करेगा, अपने वाली बात। अगर असली विद्यार्थी रहेगा, अगर प्रोपेगेंडा नहीं रहेगा, पीछे से उनको चढ़ाने बढ़ाने वाला नहीं रहेगा, तो ऐसी बात ही नहीं होगी। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो उसके पीछे राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मैं छात्र संघ में 5 बार इलेक्शन लड़ा हूं। MLC आशुतोष सिन्हा को मैंने छात्र संघ में चुनाव हराया है। वो भी सवर्ण जाति के थे, मैं भी सवर्ण जाति का था। वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, मैं विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ रहा था। सारे लोगों ने, हर जाति के लोगों ने उनको वोट दिया, हर जाति के लोगों ने मुझको वोट दिया। मैं चुनाव उनको हराया, अगले साल वो उपाध्यक्ष हो गए। किशन दीक्षित जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो मुझे हरा करके छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। हम लोग जब छात्र राजनीति में थे एक दूसरे का विरोध करते थे, लेकिन शाम को साथ में चाय पीते थे। कोई जाति विषय नहीं आता था। दलों के हिसाब से लोग अपनी अपनी विचारधाराओं को बताते थे, वो एक अलग विषय था। किसी भी विद्यालय में अगर आप जाते हैं, कोई भी शिक्षक, अच्छा ही बताइए, BHU में अगर आपकी तबियत खराब हो जाए, BHU में कोई आपको अच्छा डॉक्टर बनाता है तो उसकी जाति पूछते हैं कि उस डॉक्टर को जानते हैं कि ये है? जब कभी पता लगाते हैं कि OBC का SC का जनरल है, कि उसकी योग्यता देखते हैं। कोई वकील अगर आपको बता दे कि नहीं फलाना वकील क्या, चली जाइए, आप बढ़िया स्क्रिप्ट लिख देंगे, बढ़िया आपका वाद दाखिल कर देंगे, तो आप उसकी जाति पूछेंगे कि जाएंगे उससे काम लेंगे? सर, योग्यता, जिस देश में योग्यता को समाप्त करने का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा हो, जहां योग्यता अगर आएगी ना, वहां ये सब बातें नहीं आएंगी। मैं जिस वर्ग का वकील हूं, वो वर्ग ना पुरुष है ना स्त्री है, वो ट्रांसजेंडर है, तीसरे वर्ग का है, उसकी तो कोई जाति ही नहीं है। तो मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं कि नहीं ईमानदारी के साथ? तो कोई मुझसे ये कहे कि नहीं आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये तो गलत। भाई, वकील तो वकील, डॉक्टर तो डॉक्टर। योग्यता, कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण है तो जो बढ़िया मंत्र पढ़ाता है उसी को तो पकड़ते हैं, पंडित जी को, जो जानकार हो। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि UGC के समर्थन में आप हैं या UGC के आप विरोध में हैं? लड़कियों की बात आई है, मैं आपको बता दूं, छात्राओं की बात आई है। जब छात्राओं की बात आई तब ये आंदोलन शुरू हुआ, और छात्राओं की कोई जाति नहीं होती है इस देश में। उठा करके आप देख लीजिए, बहुत लोगों ने अंतरजातीय शादी की है। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, मान लीजिए किसी सामान्य वर्ग की लड़की, समझिए आप, किसी सामान्य वर्ग की लड़की किसी OBC से शादी कर ली, समझ रहे हैं, या किसी सामान्य वर्ग का आदमी ने किसी OBC से शादी कर लिया। आप देखते हैं IAS PCS और बहुत सारे आप बड़े बड़े लोगों में देखते हैं उनके यहाँ कोई जाति धर्म लागू नहीं होता, वो सब में शादी करता है। अगर वो शादी कर लेते हैं तो शादी के बाद किस जाति की मानी जाएंगी? लड़कियों की जो जाति होती है उनके नैहर से गिनी जाती है। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, कानून का ये विषय है। आप उनका वर्ण जरूर करते हैं, लेकिन उनकी जो जाति होती है वो उनके नैहर से गिनी जाती है। तो किसी ब्राह्मण समाज की लड़की किसी अगर OBC के घर में चली गई, या किसी सवर्ण समाज की लड़की किसी OBC घर में चली गई, और उसकी बेटी को अगर इस तरह से परेशान किया जाने लगा, तो वो बेटी उसके लिए महत्वपूर्ण है। वो उसकी बेटी है जिसको उसने पैदा किया है, और कोई आकर के कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूं जाति के हिसाब से, और फिर उसके साथ जो है गलत होने लगे, और फिर उस पर बार्गेनिंग होने लगे कि नहीं तुम अगर मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करोगी तो मैं तुमको इस कानून के तहत फंसा दूंगा। विषय ये है। तब आप मानते हैं कि ये कानून नहीं, ये कानून बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि ये इसी मैटर पे ही खड़ा हुआ, ये इसी मैटर पे खड़ा हुआ। जब जिस देश में हम महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जहां महिला आयोग बना रहे हैं, तो इन महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? पहले तो महिला आयोग बड़ा है कि UGC का ये कानून बड़ा है जो आया है, पहले ये सरकार तय कर दे। तो इसलिए ये रोक लगाई गई है। दूसरी चीज ये कि आपने युवा संघर्ष मोर्चा का उत्थान आपने किया, और उसके तहत आप गांव में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का प्रयास आपने किया। सरकार
हर तरीके से पारदर्शी सिस्टम लागू कर रही है कि गांव के बीच में, गांव के लोगों के बीच में, वहां के जनप्रतिनिधियों की जो भी कार्यशैली है वो पारदर्शी तरीके से सिस्टम पे दिखाई दे कि किस प्रकार से वर्तमान में कार्य धरातल पर चल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उस पर दिख भी रहे हैं। जब उन्हीं प्लेटफार्मों से जानकारियां लेने के बाद जब उन जनप्रतिनिधियों से पूछा जाता है कि भाई आपके यहाँ ये चीजें कार्य कराई गई, उसमें ये धन अर्जन लगे हुए हैं, तो उस पर वो साफ शब्दों में कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रही है, 10% की, 5% की, कहीं तमाम प्रकार के अधिकारियों को बांटने की बात होती है कि 10% फलाने अधिकारी ने ले लिया, 5% इन्होंने ले लिया। उसको लेकर के जो जनप्रतिनिधि हैं अक्सर अपनी बातों से सवाल पूछने वालों को भटका देते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो एक बात आप समझिए, गांव में ये जो वोट पाते हैं, इनके वोट का मूल्यांकन क्या है? कोई शरीफ व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है? कोई एक शरीफ व्यक्ति बताइए जो सीधा हो, उसको गांव की जनता चुनाव जिता दे? नहीं जिताएगी जनता। जब चुनाव आएगा तो सबसे ज्यादा अगर बीमार भी अगर होगी ना तो उसको नेता से दवाई चाहिए। अगर लड़की की विदाई भी अगर करवानी हो तो नेताजी गाड़ी लड़ करके दे दे। इस मानसिकता से साथ हम देश का विकास कर पाएंगे? तो जब नेताजी का आप खर्च कराओगे तो नेताजी वही काम करेंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने गांव गोद लिया चकिया में, मैनपुर ग्राम सभा। मैनपुर ग्राम सभा में जब मैंने आरटीआई लगाई तो वहां के एक होमगार्ड को चुनाव ड्यूटी वो कर रहा था, उसको मनरेगा की मजदूरी दी गई, समझिए। और एक रसोईया को, मैंने 2 विषय पकड़े और मैंने उस विभाग में चिट्ठी लिखी। उनके जवाब आए कि ये इस तारीख को हमारे यहाँ काम किए हैं और उसी तारीख को का मनरेगा भी उठा था। तो फिर मैंने चिट्ठी लिखी वहां पे मुख्य विकास अधिकारी को। उन्होंने क्या किया कि उस पैसे को जो भ्रष्टाचार में आया था उसको जमा करा करके कह दिया कि गलती से जो है इनके खाते में चला गया था। समझ रहे हैं कि नहीं? जबकि वहां तत्काल में साइन होती है। खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, उसका जवाब भी वो थेथरई की तरह दे रहे हैं। तो उसको वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हम चोरी कर रहे हैं। जैसे वही बात हो गई कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए मोटरसाइकिल के साथ तो फिर कह दीजिए ठीक है भाई गलती हो गई, मोटरसाइकिल वापस कर दीजिए, तो फिर मुकदमा ना लिखा जाए। तो इस तरह का काम चल रहा है। एक अंधा व्यक्ति डेहरी गांव का, इलिया के क्षेत्र में डेहरी गांव पड़ता है, मैं उसकी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था। उस व्यक्ति ने चोरी पकड़ ली, 2-2.5 लाख रुपए की रिकवरी होनी थी। फिर उस व्यक्ति पर प्रेशर बना करके, जो सूर था, अंधा था, मिश्रा था वो, और उससे हलफनामा लोगों ने ले लिया कि नहीं अब इसको कोई शिकायत नहीं है। जब उसको शिकायत नहीं तो 2.5 लाख की चोरी किया, कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से लड़ते लड़ते हम जैसे लोग ये थक चुके हैं इस पूरे सिस्टम से, क्योंकि लड़ने में भी पैसे खर्च होते हैं, तो हम कहां से पैसा लेकर के आएंगे? बहुत स्थिति खराब है, ये आप जान लीजिए। जनता को जागना होगा। कुछ लोगों के सवाल रहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसा मजदूरी कराते किसी और से हैं। बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधियों से हम लोगों की बातचीत हुई तो उन लोगों ने कहा कि भाई पैसा हम उनके खाते में भेज करके और पैसा निकाल करके लोगों को दे देते हैं सहूलियत के नाते, क्योंकि वो बैंक वगैरह नहीं जा पाते या वो पढ़े लिखे नहीं है, इस कारण इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? उन्हीं खातों में पैसा जाता है जिस खातों में सहूलियत से लोग पैसा निकाल लेते हैं, सारे खातों में नहीं जाता है। आप किसी भी गांव का मनरेगा का जॉब कार्ड उठाइए, जो प्रधान का करीबी रहेगा वही जॉब कार्ड इस्तेमाल होगा। उन्हीं के खाते में 3-3 हजार 2800 रुपए भेजेंगे। 300 रुपए छोड़ के लोग 2500 रुपए ले लेते हैं। यही आय का स्रोत है। जब इस तरीके का कभी जी नियमावली बनी हुई है कि व्यक्ति को ही खाते में, मजदूरी जो व्यक्ति करेगा खाते में उसी के पैसा जाएगा, फिर भी अगर इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही है कि मजदूरी बनारस में बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है और बनारस में बैठे हुए व्यक्ति को पैसे जा रहे हैं और गांव वाला व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, अगर इस तरीके की चीजें निकल के सामने आ रही है तो लीगल तरीके से कार्रवाई उसके ऊपर किस प्रकार से की जा सकती है? एक अधिवक्ता के तौर पर आप कहते हैं? नहीं, देखिए लीगल तो कार्रवाई नहीं, जिसको लड़ाई लड़ना है वो न्यायालय है। वो अगर सोचेगा कि इस कार्यपालिका से हम जांच कराई कार्रवाई करा लेंगे, जांच उन्हीं की होगी जिन पर नेताजी नाराज होंगे। प्रधान की जांच उन्हीं की होगी जिस पर नेताजी नाराज होंगे। जहां संरक्षण मिलेगा उनकी कोई जांच नहीं हो सकती, आप उसे लिखवा लीजिए। मैं साफ बोल रहा हूं, कैमरे के सामने बोल रहा हूं। अभी आपके चैनिया विकास खंड में एक प्रधान की रिकवरी हुई, हाईकोर्ट से उसको न्याय मिला, नीलामी तक होने की स्थिति आ गई, और गांवों की क्यों नहीं हुई? तो जो प्रधान नेतागिरी करेगा थोड़ा सा अलग हट के लीग से, उसके साथ यही काम होगा। मैं आपको सब बता दे रहा हूं। जिस जगह बैठे हुए हैं, जिस कार्यालय में बैठे हैं, ये चानिया विकास खंड है। इस चानिया विकास खंड में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी लचर है। यहाँ पे एक चानिया पीएससी है, उससे लगभग 91 ग्राम सभा जो है कि संचालित होते हैं, और उसी पीएससी अगर वो सही इलाज करेंगे तो प्राइवेट अस्पताल कैसे चलेंगे? प्राइवेट अस्पतालों को चलाने का भी तो सिस्टम है। इतने प्राइवेट अस्पताल जो जनपद भर में खुल रहे हैं कुकुर मुत्ते की तरह, तो सरकारी सारी सुविधा हो जाएगी तो फिर प्राइवेट कैसे चलेगा?
वहां से उनका जो महीना बंधा हुआ सिस्टम से वो कैसे चलेगा? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप एक तरीके से। अरे बिल्कुल सीधा सा, आप कोई चिट्ठी लिख करके देख लीजिए, आप 10 से 4 जो व्यक्ति ना आता हो खाली उसके एप्लीकेशन भेज दीजिए, देखिएगा यही अधिकारी रिपोर्ट लगा के 10 से 4 आते हैं, अभी कोई नहीं सुनेगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। तो आरोप क्या, ये कोई किसी के नाम थोड़ा लेके बता रहा हूँ, मैं आपको सामान्य बात बता रहा हूँ। सिस्टम का फेल्योर है ना फिर तब तो। इसी कारण माना जाता है कि चंदौली पिछड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार हैं तो पूरा सिस्टम थोड़ा ईमानदार हो जाएगा। भ्रष्ट लोग हैं ना, इसका मतलब सिस्टम ईमानदार ना हो तो हाँ, लेकिन हाँ जनता को जागना होगा, जनता जागे। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर 10 से 4 तक वीडियो लेके खड़ा रहे, वहां लाइव दिखाए, कोई है किसी के पास समय है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य में खुद परेशान है, लोगों को तोड़ दिया गया है, वो सब चीजें उठा नहीं सकता है। अब अक्सर जो जनप्रतिनिधि होते हैं जब चुनाव आते हैं तो क्षेत्र में दिख जाते हैं, तमाम प्रकार के वादे करते हैं, लोगों के दुख दर्द हमदर्द बनने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं लोगों की बात को जब वो सिटिंग हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद उनके दुख दर्द जो है कि भूल जाते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये चीजें चली आ रही हैं। फिर भी जो आम जनता है आज की बार बार उसी चीज पे अपना मत देती है। लोग जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जैसे आपने जागरूक करने का प्रयास किया, हम लोग भी इस तरीके की जानकारी, हमने जागरूक करने का प्रयास किया तो पुलिस ने मेरे ऊपर जितने अत्याचार किए, कभी अगले एपिसोड में उनसे आप बात कर लीजिएगा। मैं आपको और पुलिस की करनी बता दूंगा, चंदौली पुलिस की, कि मतलब उनके ऊपर जब प्रेशर बनता था कि कभी शैलेंद्र पांडे को तुम फंसाओ, किसी तरह फंसाओ, तो बेचारे कलम तोड़ करके लिखे है मेरे खिलाफ। तो वो अपनी नौकरी की भी चिंता नहीं की है। मैं अगर आज की डेट में अगर मन से लग जाऊं तो दर्जनों पुलिस दरोगाओं का जो है सस्पेंशन हो जाए, वो बर्खास्त हो जाए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने दबाव में काम किया है। आप ये बताइए कि पूरे भारत में कोई ऐसा मुजरिम बता दीजिए जिसके ऊपर गैंगस्टर लगा हो, कभी किसी मुकदमे में जेल न गया हो। आप एक पत्रकार हैं और किसी भी आईपीएस से फोन करके या कोई भी आपका परिचित इंस्पेक्टर दरोगा हो, जो भी हो, सीओ हो, बस उससे बस इतना पूछ लीजिए कोई व्यक्ति किसी मुकदमे में जेल न गया हो और वो डायरेक्ट गैंगस्टर में जेल कैसे जा सकता है? ये संभव ही नहीं है। जो किसी के साथ नहीं हुआ इस पूरे भारत में, वो एक छात्र नेता के साथ हुआ, एक अधिवक्ता के साथ हुआ। और मैं आपको बता दूं, मैं आध्यात्मिक आदमी हूं। भगवान ने जिस कुल में मुझे पैदा किया है, मैं कोई श्राप या आशीर्वाद देने वाला नहीं हूं। मैं कुल में पैदा हुआ हूं तो जो मुझसे आशीर्वाद लेगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। मैं चाहता हूं कि जो मेरे विरोधी भी हैं उनको भी मेरा आशीर्वाद लगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जानबूझ करके आप करते हैं। अगर आपको अधिकार दिए गए, आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो ईश्वर आपको दंड देता है। आपको मैं बता दूं, जिस दिन मुझको जेल जाना था उसके 5 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था कि तुमको जेल जाकर के जेल की लड़ाई लड़नी है, और जेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ा। बहुत लोग जेल जाते हैं, आज तक किसी ने जेल का विषय नहीं उठाया, मैंने उठाया, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी थी, वो भगवान श्री कृष्ण का स्थान था। मैंने उस स्थान को स्वीकार किया और इस बात को सारे थाने के लोग, जिन जिन थानों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया, वो जानते हैं कि मैं शैलेंद्र पांडे के साथ गलत कर रहा हूं, वो मुझे बताए भी हैं। तभी मैंने कहा कि आप करिए, अगर आपके ऊपर प्रेशर है। मैं कभी किसी नेता के यहां भीखमंगा बनकर के नहीं गया कि मैं मुझे बताइए। आप जितना मेरे साथ बुरा कर सकते हैं आप करिए, जो मेरे कुंडली में लिखा है, जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो हो करके रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। जो मैं जानता हूं कि मेरे साथ कल ये होगा, उसके लिए मुझे चिंता क्या करनी है। और मैं जानता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के 27 विधानसभा के बाद इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वो उस व्यवस्था का, ये मैं अंदर से बोल रहा हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं बहुत चुनाव लड़ा हूं। मैं 17 साल में छात्र संघ का पदाधिकारी हो गया था। जब लोगों की मूंछ नहीं आती थी, लोग पैंट शर्ट नहीं ठीक से पहन पाते थे, तब मैं 10-10 हजार छात्रों का नेतृत्व करता था। मेरी राजनीतिक आयु 25 साल है। और आपको मैं बता दूं, ये जितने लोग लड़ रहे हैं, नेता बहुत तपस्वी होता है। जो बड़ा तपस्या करता है वो नेता होता है। नेता बनना आसान नहीं है, कि कुर्ता पहन लेने से और होर्डिंग टांग लेने से कोई नेता नहीं बनता है। नेता वो होता है जिसके पास विजन होता है समाज के लिए, वो चुनाव लड़े या न लड़े। आप ये जान लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी लोगों को लीडरशिप करनी है, वो इसको पेशा न बनाए, नेता इसको पैशन बनाए समाज की लड़ाई के लिए। जब आप शुरू से छात्र जीवन से नेता बन करके रहे, छात्र जीवन में भी आपने चुनाव लड़ा, तमाम प्रकार की चीजें आपने किया, तो फिर आगे की का जो वर्तमान समय था, आपके पास मौके भी थे, आप इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, बोलते भी हैं, तो आपने राजनीति क्यों नहीं चुना? क्यों आप क्षेत्र में नहीं उतरे? चंदौली के विकास को लेकर के आप बात तो करते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर से नहीं करते हैं। मैं किसी भी दल से अगर टिकट मांगने जाऊंगा तो मुझसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि आपकी बिरादरी के कितने लोग रह रहे हैं। मैं किसी बिरादरी का नेता हूं?
मैं दल को ये बताऊं कि नहीं 40,000 बावन ये विधानसभा में हो, 30,000 बावन हो विधानसभा में हो, इसलिए कोई नेतागिरी करता है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब लोग अपना रिज्यूम देते हैं किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को या प्रदेश अध्यक्ष को या जिला अध्यक्ष को, तो ये बताते हैं कि इस विधानसभा में इतने लोग हैं। मतलब वोट मांगने का आधार आपकी योग्यता नहीं है, और जिस देश में राजनीतिक योग्यता आपकी जाति से अगर ली जा रही हो तो ऐसे चुनाव से नमस्ते प्रणाम करना चाहिए। आपको मेरा ये मानना है। और समाज का परिवर्तन मैं बता दे रहा हूँ, नेताजी लोग पैरवी कर लें और शैलेंद्र पांडे भी पैरवी कर लें। मैं देखिए मैं उनसे पहले न्याय दिलवाऊंगा, क्योंकि उनके न्याय दिलवाने में नेतागिरी होगी, मेरे न्याय दिलवाने में मेरी आत्मा होगी। बस अंतर ये है। मैं जिसके लिए खड़ा हुआ, खनन अधिकारी के ऊपर FIR हुआ सकलडिया थाने में, बहुत अधिकारियों के प्रीत नहीं जा रहे थे, मैंने पत्राचार करके उनका अंत में उनको यहां से हटवाया। जेल अधीक्षक 30 साल से आरोप लग रहे थे, मैंने ऐसी चोरी पकड़ी कि उनको हटना पड़ा। ऐसी बात नहीं है, हम सबके पीछे नहीं पड़ते हैं, हम सबके पीछे नहीं बदल सकते, क्योंकि एक सिस्टम भी इस तरह का है। हम किसी जनता से आप कह दीजिए कि दारू मत लो, मन में नहीं करेगा, क्योंकि दारू पीने वाले ज्यादा संख्या में हो गए, जगह जगह दारू की दुकानें खुल रही हैं। अब किसी से मैं कहूंगा कि तुम नशा मत करो, और ये जो ब्राह्मण गाली सुनता है, तो ब्राह्मण गाली सुनने का पात्र क्यों बना है? आप क्लियर करिए ना कि आपको करना क्या। अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो ब्राह्मण की तरह रहिए। अब दारू भी पिएंगे और ब्राह्मण भी बताएंगे तो दुर्गति आपकी होगी। ये उस हर एक समाज को तय करना पड़ेगा कि जिस कुल में आप पैदा हुए हैं उस कुल के सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप यादव कुल में पैदा हुए हैं तो आपको सवेरे उठ करके 4 गाय की सेवा करनी पड़ेगी, आप उस काम को करिए। अगर आप उसके अलावा अगर दारू पी करके वो करेंगे तो आपका महत्व कम होगा समाज में। तो फिर ये लोग ये कह देते हैं कि ये सारी जो प्रावधान है वो आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया मनुस्मृति है, इसलिए ये सारे लोग ब्राह्मणों के द्वारा, अगर ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है तो आप कुछ नया बना के दीजिए ना जिसको हम माने। ब्राह्मणों के द्वारा ही क्यों बनाया गया? 75-70 साल से देश आजाद हुआ है, सबको मौका मिला है, आप ही बनाइए, हम उसको माने। नहीं तो वो बना बताइए कोई कवि, नहीं हमको ये बताइए कवि जी, जब वो कुछ बताइए कोई फिल्म अगर आती है, कोई फिल्म आती है अगर है, हम उसको देखते हैं तो हम उस हीरो की जाति देखते हैं, उससे स्क्रिप्ट लिखने वाले की जाति देखते हैं कि उसे कुछ सीखते हैं। तो अगर हमारी जो चीजें हैं अगर उसे सीख करके आप बढ़ा सकते हैं तो आप बड़ा हो जाइए, आप भी कुछ दीजिए, उसे सीख कर हम बड़ा हो जाए। हाल ही में आई हुई एक मूवी घूसखोर पंडित को लेकर के जाति देख करके ही तो विरोध। नहीं, आप फिर बात आपसे घूसखोर पंडित का विरोध क्यों हुआ? नहीं, घूसखोर पंडित का विरोध अगर हुआ तो अब फिर मैंने कहा ना कि उसका विरोध करने वाले भी समझ नहीं पाए चीजों को। पंडित कौन होता है? पंडित कोई जाति है? नहीं, पंडित एक अलंकार है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अधिवक्ता है, वो किसी भी जाति का हो, तो उसको कहा जाएगा ये विधि का पंडित है, ला का जानकार है, पंडित वो हो गया। क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जाति से ब्राह्मण नहीं, वो क्रिकेट के पंडित हैं। कोई अंपायरिंग का पंडित है, कोई फुटबॉल का पंडित है। पंडित एक अलंकार है, किसी भी चीज की श्रेष्ठता को प्राप्त करना वो एक संबोधन है। पंडित जाति ब्राह्मण है ना, और वो ब्राह्मण भी जाति भी नहीं, ब्राह्मण एक कंसेप्ट है, विचारधारा है। जैसे लोग कहते हैं छुआछूत, तो भैया मैं अगर मीट मांस मुर्गा नहीं खाता हूं तो जिस बर्तन में मैं नहीं खाता हूं वो किसी की रसोई में अगर वो बर्तन में अगर वो बनेगा, आप एक कल्पना करिए, जैसे कि मैं मीट मांस मुर्गा नहीं खाता हूं, मैं अगर लहसुन प्याज नहीं खाता हूं, ठीक है, मेरी रसोई में वो चीज नहीं बनती है मान लीजिए, तो अगर मैं किसी भी और लोग की, अगर किसी ब्राह्मण की भी रसोई में अगर मीट मांस मुर्गा बनने लगेगा तो मैं उस ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करूंगा। इसी को लोगों ने छुआछूत का नाम देकर के इस तरह की अस्पृश्यता फैलाई। लोग कहते थे कि इनका कुआं होता था, ये पानी नहीं पीने देते थे। बातें आती है कि 5000 साल से पानी नहीं है, बिना पानी पिए कोई जिंदा रह सकता है क्या? तो पानी कहां से पिए जब कुआं हमारा ही था? तो ये सब केवल एक स्टेटस वाइज फैलाया जाता है। वर्तमान राजनीति में जो पास्ट में जो चीजें हुई हैं, उस पास्ट की चीजों को वर्तमान राजनीति में लाने की जरूरत क्या है? वर्तमान राजनीति में इसलिए लाने का प्रयास किया जाता है कि कोई मुद्दा नहीं है, मूल मुद्दों से भटकाने के लिए कहीं ना कहीं से इस देश में यही एक ऐसा मुद्दा है जिसमें तुरंत लोगों को त्वरित आवेश प्राप्त होता है। ये सेंटिमेंटल मुद्दे हैं, चीजों को जब भी खड़ा करना होगा 2 मिनट में खड़ी हो जाएंगी। एक दिन के लिए वोट लेना होगा, ये सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी। ये सारी चीजें आप देख लीजिए, मनोज सिंह डब्लू सुशील सिंह का चुनाव चल रहा था, रात को मनोज सिंह डब्लू ने जो है एक गलती कर दी, उसका रूमर फैल गया, उसका परिणाम देख लीजिए। चुनाव में छोटी छोटी सी बहुजन समाज पार्टी की सरकार जीती थी 2007 में, 7 से 12 तक उनकी सरकार थी, उनके खिलाफ रूमर फैल गया समाज जातियों में कि ये विरोध कर रही हैं, वो चुनाव हार गए, समाजवादी ये आ गए, इन्होंने फिर वही काम किया, फिर ये चले गए। आए योगी जी, उन्होंने सनातन की रक्षा की,
पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा हुआ, 2 बार से सरकार चल रही। कवि शैलेंद्र, एक आम व्यक्ति की पीड़ा को किस रूप में देखते हैं? कैसे लोग आपके से अपने लिए मदद की गुहार लगा सकते हैं? इसलिए गुहार लगाते हैं कि उनको ये पता चलता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसका जाने पर जो बातें रहेंगी वो साफ बताएगा। न्याय आधा कि कौन सा दवाई जबरदस्ती नहीं दी जाती है कि नहीं ये खाइए और कोई उसका बिल बढ़ाना है। साफ बात होगी, लड़ाई होगी। आप अगर अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे तो शैलेंद्र पांडे आपके लिए भी जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपको मुझे लगेगा कि आपकी लड़ाई सही है तो मैं उसको अपनी लड़ाई समझ के लड़ता हूँ। इसलिए लोगों का मेरे प्रति प्यार रहता है। मुझसे किसी से, भगवान ने मुझे जिस कुल में पैदा किया है कोई कमी नहीं है। मैं वकालत करूँ, नौकरी करूँ ना करूँ, आराम से मैं 2-3 पीढ़ी तक मेरे बच्चे भी खाएंगे। मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मेरे बाबा भी अभी मेरे लिए कमा रहे हैं। लोगों की लड़ाई लड़ने के पीछे आपका स्वार्थ क्या है? देखिए, कोई स्वार्थ नहीं है अंदर से। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पराक्रम कुंडली होती है, उसमें 12 घर होते हैं, तो तीसरे घर का पराक्रम का घर होता है, उसमें शनि बैठे हुए हैं। शनि न्याय के देवता होते हैं, तो वो मुझसे यही लड़ाई लड़वाते हैं। मैं अगर बैठता हूं ना तो मुझे ठोकर लगाते हैं, वो मुझे पीड़ा देते हैं। जब तक वो मैं लड़ाई में नहीं लड़ता हूं तो शनि भगवान मेरे ठीक नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं अपने शनि भगवान को खुश करने के लिए, क्योंकि शनि जो है निचले स्तर के लोगों की मदद करवाता है, और मैं कोई जाति धर्म देकर के किसी की मदद नहीं करता हूं। अगर हिंदू और मुसलमान के बीच का मामला आता है, अगर मुसलमान गलत रहता है तो हिंदू का झंडा फहराता हूं, और किसी मुसलमान के साथ भी अगर गलत होता है तो उसके साथ उतनी मजबूती के साथ खड़ा रहता हूं। ये हर किसी भी गांव में चले जाइए, जो भी मेरे पास आया होगा वो इसलिए निराश लौट गया होगा कि लोगों ने मुझे जातिवादी बना करके वहां से भगा दिया होगा। अन्यथा जब मैं किसी की लड़ाई लड़ा हूं तो जो सही बात रही है वो भी लौट के फिर मेरे पास आया होगा। कवि जी, जाते जाते बस 2-3 रैपिड हम लोग सवाल पूछेंगे। जैसे वर्तमान समय जो चल रहा है वह ब्राह्मण बनाम बैकवर्ड को लेकर के इस समय जो चीजें चल रही हैं, और आप बता रहे हैं कि आप हर जाति की लड़ाई लड़ते हैं, हर एक गरीब दुखिया की मदद आप करते हैं। वर्तमान समय में आपको भी ऐसे कुछ चेहरे नजर आए जहां लगे कि नहीं, आप ब्राह्मण हैं तो आपके साथ अब बात करना उचित नहीं है, क्योंकि आप ब्राह्मण वाली ही करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से ये अभी वर्तमान समय चल रहा है, तमाम प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म, टीवी, न्यूज चैनल इनकर सिर्फ ब्राह्मणवाद को लेकर के, सवर्णों का हक अधिकार को लेकर के जिस प्रकार की बातें चल रही हैं। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर अभी आपकी बेटी की शादी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा कार्ड आप किसको देंगे? ब्राह्मण को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपकी रिश्तेदारी ब्राह्मण की है। समस्या आपकी ब्राह्मण की आएगी। अगर उनके साथ कहीं भी गलत होगा तब वो खड़ा होना होगा। जब आप खड़े होंगे तो जातिवाद की कौन सी बात है, वो आपके रिश्तेदार न हो गए। जैसे कोई लोग अगर विधायक जी पर भी कहते हैं कि ये जातिवाद फैला रहे हैं, मैं किसी भी चीज को नहीं मानता हूँ। उनको खड़ा होना चाहिए। इस देश में जातिवाद भी बहुत आवश्यक है। अगर जाति के साथ खड़ी हो, लेकिन सकारात्मक तरीके से खड़ी हो। अगर ब्राह्मणवाद अगर मुझे करना है तो मैं ब्राह्मण के लड़कों से कहूंगा कि वो जो है मजबूती के साथ पहले ब्राह्मण बन करके लड़े। पहले उनके अंदर चरित्र हो, लड़ाई लड़ेंगे, उनको सब स्वीकार करेगा। आपने कभी किसी विद्वान पंडित को चौराहे पर गाली सुनते हुए देखा है? नहीं। उनका सब सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी विद्वता का सम्मान होता है। तो आप किसी भी कुल में अगर पैदा होते हैं तो उस जाति का अपना एक महत्व होता है। ब्राह्मण काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, भिक्षाटन करना। क्षत्रिय काम है धर्म की रक्षा करना, उसके लिए संघर्ष करना। हर जाति में दुष्ट लोग हैं, हर जाति में अच्छे लोग हैं। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि ब्राह्मणों ने केवल राजनीतिक रूप से वार्ड व्यवस्था लागू? नहीं, नेचुरली बताइए, किसी यादव के घर शादी पड़े सामाजिक तौर पे और खाली से कहेगी यादव काट दीजिए। अगर जातिवाद इतना देश में है तो ठीक है, अगर पिछड़ों के घर अगर ब्याह पड़ रहा है तो पिछड़ों को काट दे। क्यों हर जाति के लोगों को बुलाता है? इसका मतलब है सामाजिक तौर पर जातिवाद नहीं है। जातिवाद केवल राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए बनाया गया है। इन चीजों से सचेत रहने के लिए आपके तरफ से लोगों को कैसे कहेंगे कि लोग इन चीजों, इस दूषित मानसिकता से लोग दूर रहें और सहजता से अपना जीवन? केवल पढ़ाई करें, इस देश के वेदों को पढ़ें, राम को पढ़ें, कृष्ण को पढ़ें। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन से अपने परिवार के लोगों को मरवाया, धर्म की रक्षा के लिए। भगवान श्री रामचंद्र से धर्म की रक्षा करवाने के लिए सबसे ज्यादा मानने वाली माता कैकेयी ने उनको वनवास भेजने का काम किया। और उनके भाई ने, आज भाई के लिए 1 फीट के लिए लड़ रहा है ना, भरत ने खड़ाऊ रख करके 14 साल की पूजा की। आप इस चरित्र को क्यों बताया जाता है? राम और कृष्ण के चरित्र को इसलिए बताया जाता है कि उनको पढ़ के आप जाने कि हमारी पारिवारिक संस्था कैसे मजबूत होगी। उस पर तो लोगों को ध्यान नहीं जाता है, केवल राजनीतिक रूप से। इसी पे बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो प्रभु श्री राम का होगा चरित्र वर्णन या कृष्ण जी का चरित्र वर्णन होगा, ये भी काल पास्ट की ही चीजें हैं,
लेकिन लोग उसको काल्पनिक बता देते हैं। और वही जो है पास्ट वो भी में कारण वो भी हमारे सवाल पास्ट में घटे हुए जो घटना है, जो छुआछूत, पानी नहीं पीने दिए, हम भेदभाव किए, इन तरीके की चीजों पे आज की वर्तमान पीढ़ी भरोसा कर रही है। लेकिन पास्ट में जो गीता में कहा गया है, बाइबल में कहा गया है, कुरान में जो भी चीजें कही गई, उसको लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, हमको एक बात बताइए, 1726 ईस्वी मोहम्मद गोरी से इस देश की गजनबी से शुरुआत, उसने 17 बार इस देश में आक्रमण किया। गजनबी आए, इल्तुतमिश आए, वो बाबर आए, उनकी पूरी पीढ़ी आई, उसके बाद अंग्रेज आ गए। इस देश में कभी कोई बताइए कि ब्राह्मण या कोई ऐसा राजा रहा हो जिसने इस देश पर शासन किया हो? बताइए आप। ब्राह्मण तो हमेशा राजा बनाने की नहीं, राजा नहीं, वो क्या करता था हमको ये बताइए। इस देश में 1000 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, फिर आकर के अंग्रेजों ने शासन किया, फिर देश आजाद हो गया। जो लोग कमजोर थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरी सम्मति के साथ संविधान 1950 में लागू हुआ। 1950 के बाद क्या कुआं कौन रोक रहा था किसी का? इस देश में लगातार राजनीतिक विकास होता चला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस कांग्रेस पार्टी की बात आप करें, जो राम को काल्पनिक बताती थी, उन्हीं की सरकार चलती चली आई। 40-50 साल तक उन्होंने राज किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और अभी 36 साल से निर्माण है। 2 सीट 1984 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अच्छे अच्छे नेता चुनाव हार गए। 96 में 13 दिन की सरकार बनी, 97 में 13 महीने की सरकार बनी, 98 से 4 तक 13 दलों को लेकर के 5 साल तक सरकार बनाया अटल जी। इतना वर्क उन्होंने किया। 14 से मोदी जी की सरकार चल रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो 14 में बनी। इसके पहले तो यही लोग थे और ये सारे लोग बीसी के नेता थे, एससी के नेता थे, सारे दल, सारे लोग इसी में थे। अच्छा, इसमें अत्याचार का टाइम मुझे तो समझ नहीं आता इसका अत्याचार। अभी हाल ही में एक चीज और आया था और अभी भी ट्रेंडिंग चल रहा है। एक अनिल मिश्रा जी हैं, एडवोकेट जो है आपके, उनका कथन था कि संविधान के तहत संविधान के तहत आप लड़ाई लड़ते हैं, आप एक अधिवक्ता होने के नाते आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? कुछ लोग अब एक तर्क दिया जा रहा है कि डॉक्टर बीराव जी जो है कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया। एक तरफ एक वर्ग कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। इसमें कितनी सत्यता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चीज मैं बता दूं आपको, फिल्म का निर्माण जो प्रोडक्शन कंपनी होती है बहुत सारे लोग करते हैं, हीरो एक ही होता है ना, पिक्चर उसी के नाम पे ना देखी जाती है। कितने जब पिक्चर शुरू होती है तो कितने नाम उसमें टाइप होके आते हैं, तो उनका अपना मत है। तो क्या संविधान की जो बुक है, हाँ, उसमें निर्माताओं के भी नाम है? हाँ, सारे लोगों के नाम हैं। अम्बेडकर जी भी उसमें प्रमुख भूमिका में थे। और अम्बेडकर जी के गुरु कौन थे? उनको पढ़ाया लिखाया किसने? अगर छुआछूत होता, रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, उनसे बड़ा संत इस देश में कोई नहीं हुआ। वो दलित समाज से आते थे। उनके गुरु कौन थे? उनके 11 संतों में 8 लोग दलित समाज से आते थे। मैंने आपसे कहा ना कि एजुकेशन का अभाव है, क्योंकि उनको यही बताया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। यही दिक्कत है। हम पढ़ने की बात करते हैं, मेहनत करिए ना। आरक्षण नौकरी एक अलग विषय है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना 3% नौकरी है, वो एक अलग विषय है। पढ़ना लिखना तो आपके हाथ में है। आप स्कूल जाइए, कौन कोई रोक रहा है? कोई बच्चे को किसी जाति के आधार पर आप उसका गड्ढा पकड़ लीजिए कि तुमको नहीं पढ़ना है, कोई रोका आज तक? कहीं कोई इस तरह का विषय आया? आप पढ़िए ना। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड करके अच्छी किताबों को पढ़ने से कोई रोक रहा है? आप शिक्षित होइए ना। लोगों को समानता के अधिकार में खड़ा करने के लिए 10 साल के आरक्षण को आज बढ़ाकर आज करते करते 10 साल आरक्षण, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल, इतने आरक्षण मिलने के इतने कभी किसी ने विरोध किया? कभी किसी ने विरोध किया? लोग अब एक वर्ग है कि अब आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है। उस पर क्या करें? आर्थिक आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं हो रही है। आर्थिक आधार पे, जैसे मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई दलित समाज का व्यक्ति IAS है, ठीक है, अगर वो आरक्षण लेगा, उसका बेटा अगर आरक्षण लेगा, मान लीजिए कोई 20 सीट है और उसमें 15 लोग IAS के बेटे ही फार्म भर दिए, तो जो गरीब दलित का बेटा है वो तो फिर उसी में जाकर के संघर्ष करेगा। तो वो तो आप सीट खा गए ना उनकी, उसमें तो कोई समझ जाएगा नहीं, कोई BC जाएगा नहीं। 20-22% जो सीट है दलित समाज के लिए, अगर उसमें क्रीमी लेयर का अगर पार्ट नहीं होगा तो वही लोग जाकर के बैठ जाएंगे, तो और उन्हीं के समाज के लोगों के साथ अत्याचार होगा। इसी की वर्गीकरण की तो बात चल रही है। तो मानते हैं कि इसमें संशोधन की जरूरत है? नहीं, इसमें आर्थिक आधार पर यही तो क्रीमी लेयर बनाने की बात है। अब 22% आरक्षण उन लोगों को दीजिए जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गए, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो ऑलरेडी अरबपति हैं, तो वो उनको हमेशा वही पारी पाएंगे, तो फिर मजबूते लोग पाते जाएंगे, कमजोर तो फेवर नहीं करेगा। ये विषय है, इस विषय पर डिस्कस नहीं होता है, तो इसको खाली फैलाया, वर्ग के हिसाब से फैलाया जाता है। वर्ग के अंदर तो घुस के देखिए। तो ये थे हम लोगों के बीच चंदौली जनपद के
कद्दावर, आम लोगों की आवाज उठाने वाले उम्मीद एडवोकेट कवि शैलेंद्र जी, जिनकी बातों को आपने बड़ी ही बेबाकी के साथ सुना। और आगे भी हम लोग आपके माध्यम से ऐसी बहुत सी ऐसी जानकारियां होंगी जो आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।